हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है। मतलब, ये हजारों टन की विशाल मशीनें गुरुत्वाकर्षण को मात देकर आसमान में तैरती कैसे हैं। तो आज हम इसी के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जटिल विषय को बहुत दिलचस्प तरीके से खोलते हैं, और हमारा मकसद है कि इस चर्चा के अंत तक उड़ान के पीछे की जो भौतिकी है, मतलब फिजिक्स, वो सिर्फ साफ ना हो, बल्कि हमें ये महसूस हो कि ये कितना शानदार है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्वाभाविक प्रेरणा से। हम्म। इंसान ने उड़ने का सपना तो हमेशा देखा, पर असली प्रेरणा मिली प्रकृति से, खासकर पक्षियों को देखकर। सदियों तक हमने उन्हें देखकर पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ पंख फड़फड़ाने की नकल नहीं थी। असल सफलता तब मिली जब हमने ये समझा कि पक्षियों के पंख सपाट नहीं होते। उनका एक खास घुमावदार आकार होता है, ऊपर से कर्व्ड और नीचे से थोड़ा चपटा, जिसे आज हम एयरफॉयल कहते हैं। 1903 में राइट ब्रदर्स ने इसी समझ को इंजीनियरिंग से जोड़ा और खैर इतिहास बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने प्रकृति की नकल नहीं की, बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत को समझा। और यहीं से आज की हमारी बातचीत का आधार बनता है। देखिए, विमान का उड़ना कोई एक जादू नहीं है, बल्कि 4 मौलिक शक्तियों का एक संतुलन है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सब कुछ इन्हीं 4 शक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है: लिफ्ट, वजन, थ्रस्ट और ड्रैग। ठीक है, तो चलिए यही से शुरू करते हैं। ये 4 शक्तियां क्या हैं? लिफ्ट और वजन तो शायद सबने सुने होंगे। लिफ्ट ऊपर उठाती है, वजन नीचे खींचता है। लेकिन ये थ्रस्ट और ड्रैग क्या हैं? तो थ्रस्ट वो शक्ति है जो इंजन विमान को आगे धकेलने के लिए पैदा करते हैं। इसे आप विमान का मतलब एक्सीलरेटर समझ सकते हैं। और ड्रैग है हवा का प्रतिरोध, वो शक्ति जो विमान को धीमा करने की कोशिश करती है। ठीक वैसे ही जैसे तेज रफ्तार गाड़ी पर हवा का दबाव महसूस होता है। तो संक्षेप में, लिफ्ट ऊपर खींचती है, वजन नीचे, थ्रस्ट आगे धकेलता है और ड्रैग पीछे। एक विमान की पूरी उड़ान इन्हीं 4 शक्तियों के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। मतलब उड़ान एक तरह का युद्ध है इन 4 शक्तियों के बीच। और जीतने के लिए लिफ्ट को वजन से ज्यादा होना होगा, और थ्रस्ट को ड्रैग से। हाँ, और थ्रस्ट को ड्रैग से। बिल्कुल सही। टेक ऑफ के लिए तो यही समीकरण चाहिए। एक बार हवा में स्थिर उड़ने के लिए लिफ्ट और वजन बराबर हो जाते हैं, और थ्रस्ट और ड्रैग भी। पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे दिलचस्प भी यही है कि ये लिफ्ट पैदा कैसे होती है। यहीं पर सारा खेल छिपा है। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत 2 मुख्य सिद्धांतों का जिक्र करते हैं, बर्नौली का सिद्धांत और न्यूटन का तीसरा नियम। पहले बर्नौली की बात करते हैं हम। इसे दबाव का खेल कहा गया है। ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से पंख के उसी एयरफॉयल आकार पर निर्भर करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। ऊपर से घुमावदार, नीचे से सपाट। अच्छा। तो जब विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा पंख से टकराकर, आप समझिए कि 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा ऊपर से गुजरता है, दूसरा नीचे से। और क्योंकि ऊपर का रास्ता घुमावदार होने की वजह से लंबा है, तो उस हवा को ज्यादा तेजी से बहना पड़ता है। यहीं पर एक आम गलतफहमी होती है। कई सालों तक यही पढ़ाया जाता था कि ऊपर और नीचे की हवा को पंख के पिछले सिरे पर एक ही समय पर पहुंचना होता है। इसलिए ऊपर वाली हवा तेज चलती है। इसे इक्वल ट्रांजिट टाइम थ्योरी कहते हैं। 1 मिनट, तो ये सच नहीं है? मुझे तो हमेशा यही लगता था। अगर उन्हें एक ही समय पर नहीं पहुंचना, तो फिर ऊपर वाली हवा तेज क्यों चलती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असलियत ये है कि ऊपर वाली हवा न सिर्फ तेज चलती है, बल्कि वो इतनी तेज चलती है कि नीचे वाली हवा से काफी पहले ही पंख के अंत तक पहुंच जाती है। इसका असली कारण हवा का एक गुण है जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, मतलब चिपचिपाहट। हवा पंख की सतह से चिपक कर बहना चाहती है, तो पंख का आकार हवा को ऊपर की ओर गति देता है और फिर उसे नीचे की ओर मोड़ता है। इस प्रक्रिया में ऊपर की हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। अब यहीं पर 18वीं सदी के स्विस गणितज्ञ डैनियल बर्नौली का सिद्धांत काम आता है। और उनका सिद्धांत कहता है कि जहां किसी तरल या गैस की गति तेज होती है, वहां उसका दबाव कम हो जाता है। एकदम सही। तो पंख के ऊपर तेज गति वाली हवा का एक कम दबाव, मतलब लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनता है, और पंख के नीचे धीमी गति वाली हवा का एक उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर वाला क्षेत्र बना रहता है। और प्रकृति को असंतुलन पसंद नहीं है, इसलिए नीचे की ज्यादा दबाव वाली हवा पंख को ऊपर की ओर धकेलती है।
कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ। इसी शक्तिशाली धक्के को लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, दबाव का अंतर समझ में आता है, लेकिन सच कहूं तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि सिर्फ हवा के दबाव का इतना छोटा सा फर्क एक 400 टन की मशीन को उठा सकता है। क्या यह वाकई इतना शक्तिशाली है या हम कुछ और नजरअंदाज कर रहे हैं? स्रोतों में न्यूटन के तीसरे नियम का भी जिक्र है। क्या असली ताकत वहां से आती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कई भौतिक शास्त्री अब ये मानते हैं कि लिफ्ट पैदा करने में बर्नौली का सिद्धांत कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताता है। बड़ा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा न्यूटन के तीसरे नियम से आता है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन, ये विमान के मामले में कैसे लागू होता है? देखिए, पंख का आकार और उसका हल्का सा झुकाव, जिसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, वो ऐसा होता है कि वह हवा को सिर्फ चीरता नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से नीचे की ओर धकेलता है। हर सेकंड विमान के पंख भारी मात्रा में हवा को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। ये हुई क्रिया यानी एक्शन। और न्यूटन के नियम के अनुसार अगर पंख हवा को नीचे धकेल रहे हैं तो हवा भी पंखों को ऊपर की तरफ धकेलेगी। ये प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल। तो पंख हवा को नीचे धकेलते हैं और बदले में हवा विमान को ऊपर उठाती है। ये लिफ्ट का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली स्रोत है। तो इसका मतलब भौतिकी समुदाय में इस पर एक बहस है कि लिफ्ट बर्नौली की वजह से है या न्यूटन की वजह से। ये एक क्लासिक बहस है। सच्चाई ये है कि दोनों ही सही हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप हवा को नीचे धकेलने यानी न्यूटन के नियम के बिना दबाव में अंतर यानी बर्नौली का सिद्धांत पैदा नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक समझ ये है कि न्यूटन का एक्शन रिएक्शन वाला स्पष्टीकरण ज्यादा संपूर्ण है। यह उन स्थितियों को भी समझाता है जहां बर्नौली का सिद्धांत थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। जैसे कि जब कोई विमान उल्टा उड़ रहा हो एरोबैटिक शो में। उस स्थिति में पंख का घुमावदार हिस्सा नीचे की तरफ होता है। बर्नौली के हिसाब से तो लिफ्ट नीचे लगनी चाहिए, पर विमान ऊपर रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पायलट पंख को इतने ज्यादा कोण पर झुका देता है कि वो हवा को जबरदस्ती नीचे धकेलता है, जिससे न्यूटन के नियम के अनुसार ऊपर की ओर एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया मिलती है। वाह, ये तो सच में एक गहरी बात हुई। तो असल में दोनों सिद्धांत मिलकर काम करते हैं। अब ये तस्वीर ज्यादा साफ हो रही है। पंख लिफ्ट पैदा कर रहे हैं, लेकिन वे यह खुद से नहीं कर सकते। उन्हें गति चाहिए और यहीं पर इंजन का रोल आता है ना? बिल्कुल। ये एक और आम गलतफहमी है कि इंजन विमान को ऊपर उठाते हैं, जैसे रॉकेट में होता है। इंजन का काम लिफ्ट पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इंजन का सिर्फ एक काम है, थ्रस्ट पैदा करना, यानी विमान को अविश्वसनीय तेजी से आगे धकेलना। और ये आगे की गति क्यों जरूरी है? क्योंकि लिफ्ट पूरी तरह से गति पर निर्भर है। पंखों को लिफ्ट पैदा करने के लिए हवा चाहिए जो उनके ऊपर और नीचे से बहे। विमान जितना तेज आगे बढ़ेगा, पंखों पर हवा का बहाव उतना ही तेज होगा। और तेज बहाव का मतलब है ज्यादा दबाव का अंतर और ज्यादा हवा को नीचे धकेलने की क्षमता। नतीजा, ज्यादा शक्तिशाली लिफ्ट। इसीलिए तो विमान को उड़ने से पहले एक लंबे रनवे पर तेजी से दौड़ना पड़ता है। उसे वो टेक ऑफ स्पीड हासिल करनी होती है जहां पैदा होने वाली लिफ्ट उसके वजन से ज्यादा हो जाए। तो इंजन स्पीड देते हैं और पंख उस स्पीड को लिफ्ट में बदल देते हैं। अब ये पूरी तरह से जुड़ गया है। अच्छा, स्रोतों में पंखों पर लगे कुछ और हिस्सों का भी जिक्र है। फ्लैप्स और एलरॉन्स। ये दोनों पंखों पर ही होते हैं, पर इनका काम क्या है और इनमें फर्क क्या है? ये दोनों ही उड़ान को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन इनके काम अलग-अलग है। फ्लैप्स को आप पंखों का बूस्टर समझ सकती हैं। ये पंख के पिछले किनारे पर होते हैं और टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान नीचे की ओर फैल जाते हैं। ऐसा करने से पंख की सतह और उसका घुमाव दोनों अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं, जिससे कम गति पर भी ज्यादा लिफ्ट पैदा होती है। एकदम सही। ये बहुत जरूरी है क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विमान की रफ्तार काफी कम होती है। दूसरी तरफ एलरॉन्स पंखों के बाहरी किनारों पर होते हैं और विमान को मोड़ने यानी रोल करने के काम आते हैं। जब पायलट को दाएं मुड़ना होता है तो दायां एलरॉन ऊपर और बायां नीचे हो जाता है। इससे दाएं पंख पर लिफ्ट कम और बाएं पर ज्यादा हो जाती है और विमान दाईं ओर झुक जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत अपनी जगह हैं, दबाव का अंतर, एक्शन रिएक्शन, थ्रस्ट, ड्रैग। लेकिन जब ये सब एक साथ होता है
उस एक महत्वपूर्ण क्षण में तो कैसा दिखता है। मैं एक बड़े से विमान को रनवे के अंत में खड़ा देख रहा हूं। इंजन की गड़गड़ाहट से लेकर उसके हवा में उठने तक असल में क्या-क्या होता है? इसका पूरा एक सेट प्रोसेस होता है। सबसे पहले पायलट ब्रेक लगाकर इंजन को पूरी ताकत पर ले आता है। ये वही तेज गड़गड़ाहट है जो हम सुनते हैं। फिर ब्रेक छोड़े जाते हैं और विमान थ्रस्ट की जबरदस्त ताकत से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे गति बढ़ती है, ड्रैग यानी हवा का प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन इंजन का थ्रस्ट उससे कहीं ज्यादा होता है। और गति बढ़ने से पंखों पर हवा का बहाव तेज होता है, जिससे लिफ्ट भी तेजी से बढ़ने लगती है। हाँ, लिफ्ट बढ़ती रहती है, लेकिन विमान अभी भी जमीन पर है, क्योंकि लिफ्ट उसके वजन से कम है। पायलट एक खास गति का इंतजार करता है, जिसे V1 कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके बाद एक और गति आती है, जिसे रोटेट स्पीड या VR कहते हैं। इस गति पर पहुंचकर पायलट कंट्रोल को पीछे खींचता है, जिससे विमान की नाक ऊपर उठती है। और इसी को एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ विमान को ऊपर की दिशा देने के लिए है या इसके पीछे और भी भौतिकी है? इसके पीछे गहरी भौतिकी है। नाक ऊपर उठाने से पंख हवा से एक ज्यादा बड़े कोण पर टकराते हैं। इससे पंख हवा को और भी ज्यादा ताकत से नीचे धकेलते हैं, मतलब न्यूटन का नियम, जिससे लिफ्ट में अचानक बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। और इसी पल लिफ्ट की शक्ति विमान के वजन से ज्यादा हो जाती है और विमान जमीन छोड़कर हवा में उड़ जाता है। कमाल है। ये पूरी प्रक्रिया भौतिकी के नियमों का एक सटीक नृत्य जैसा है। लेकिन एक बार हवा में पहुंचने के बाद विमान नीचे क्यों नहीं गिरता? क्या उसे लगातार ऊपर उठते रहना पड़ता है? नहीं, एक बार जब विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई, जिसे क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, पर पहुंच जाता है तो लक्ष्य बदल जाता है। अब पायलट और कंप्यूटर मिलकर चारों शक्तियों में एक संतुलन बनाते हैं। थ्रस्ट को कम करके ड्रैग के बराबर लाया जाता है और लिफ्ट को वजन के बराबर कर दिया जाता है। जब लिफ्ट और वेट बराबर हो और थ्रस्ट और ड्रैग बराबर हो तो विमान एक स्थिर गति और स्थिर ऊंचाई पर उड़ता रहता है। और अगर किसी वजह से गति बहुत कम हो जाए, मैंने स्टॉल शब्द के बारे में सुना है और ये काफी डरावना लगता है। क्या होता है उस स्थिति में? स्टॉल तब होता है जब पंखों पर हवा का बहाव सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिससे लिफ्ट अचानक खत्म हो जाती है। ऐसा या तो बहुत कम गति पर होता है या जब पायलट एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा बढ़ा दे। हवा पंख की सतह से अलग हो जाती है और लिफ्ट पैदा करना बंद कर देती है। नतीजा ये होता है कि विमान का वजन लिफ्ट पर हावी हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। हालांकि पायलटों को इससे निकलने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अगर किसी को ये पूरी प्रक्रिया कुछ वाक्यों में समझानी हो तो आप कैसे कहेंगे, एक आम इंसान के लिए और एक जिसे थोड़ी तकनीकी जानकारी में दिलचस्पी हो? बहुत अच्छा सवाल है। आम बोलचाल के लिए सरल सारांश ये होगा, विमान अपने खास आकार के पंखों से हवा को नीचे धकेलकर और इंजन से मिली जबरदस्त रफ्तार की मदद से खुद को ऊपर उठाता है। सीधा और सरल। और थोड़ा तकनीकी सारांश ये होगा, विमान उड़ान की 4 शक्तियों को संतुलित करके उड़ता है। इंजन थ्रस्ट पैदा करते हैं जो हवा के प्रतिरोध यानी ड्रैग पर काबू पाता है। ये गति पंखों को लिफ्ट बनाने में मदद करती है, जो बर्नौली के सिद्धांत और न्यूटन के तीसरे नियम का मिलाजुला परिणाम है। जब लिफ्ट विमान के वजन से ज्यादा हो जाती है तो विमान ऊपर उठता है। बहुत बढ़िया। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। हमने समझा कि कैसे प्रकृति से मिली प्रेरणा और भौतिकी के नियमों के मेल से इंसान ने आकाश में उड़ने का सपना पूरा किया। ये सिर्फ पंख, इंजन और गति का खेल नहीं, बल्कि हवा के दबाव और क्रिया प्रतिक्रिया का एक सुंदर संतुलन है, जो हर सेकंड हजारों फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा होता है। और ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमने ये तो समझ लिया कि विमान उड़ता कैसे है, लेकिन इससे एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर सिद्धांत यही 4 शक्तियां और 2 नियम है, तो एक बिना इंजन वाले ग्लाइडर और आवाज से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट के डिजाइन में बुनियादी फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली इंजन का मामला है या पंखों के आकार में ही ऐसे सूक्ष्म बदलाव किए जाते हैं जो इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग स्तर पर करते हैं? ये सोचने वाली बात। दिलचस्प तरीके से खोलते हैं। और हमारा मकसद है कि इस चर्चा के अंत तक उड़ान के पीछे की जो भौतिकी है, मतलब फिजिक्स, वो सिर्फ साफ ना हो, बल्कि हमें ये महसूस हो कि ये कितना शानदार है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही
कह सकते हैं स्वाभाविक प्रेरणा से। इंसान ने उड़ने का सपना तो हमेशा देखा, पर असली प्रेरणा मिली प्रकृति से, खासकर पक्षियों को देखकर। सदियों तक हमने उन्हें देखकर पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ पंख फड़फड़ाने की नकल नहीं थी। असल सफलता तब मिली जब हमने ये समझा